Good morning, students. Myself, Dr. Atul Kumar Agrawal, lecturer in physics, Government College, Nasirabad. हमने BSc पार्ट सेकेंड फिजिक्स के फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। हमने पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फंडामेंटल पोस्टुलेट्स, मूलभूत अभिग्रहिताओं को डिस्कस किया था कि हमने ये माना था कि जो गैस के अणु है वो यादृच्छिक रूप से गति करते हैं और इनके मध्य किसी भी तरह का इंट्रैक्शन फोर्स नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसके आधार पर मैक्सवेल बंटन वेग बंटन नियम की बात करते हैं। उस वेग बंटन नियम को ड्राइव करने के लिए हमने एक वेग समष्टि में कण लिया था जिसका वेग c था और उसके 3 कंपोनेंट u, v, w और उसके आधार पर हमने प्रायिकता और उससे कहीं वेग घनत्व की बात की थी। आपको याद होना चाहिए कि पिछली क्लास में हमने ये डेरिवेशन निकाला था कि जो वेग घनत्व रो है वो होता है n(a³e⁻⁻b⁶²। मीन्स जहाँ c वेग के अणु के वहां पर जो वेग की प्रायिकता है वो हमारी घनत्व है वो होगा n(a³e⁻⁻b⁶²। n एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, स्मॉल a और स्मॉल b नियतांक है और c वेग है। यहाँ पर b हमने वहां पर β/2 माना था, तो ये लास्ट टाइम हम कर चुके। हमारा उद्देश्य ये है कि दी गई समष्टि में c वेग और c प्लस dc यानी c तथा c प्लस dc वेग के मध्य अणुओं की कितनी संख्या होगी। मीन्स हमने कहा है कि थ्योरेटिकली 0 से इनफाइनाइट तक हमारे पास चाल हो सकती है। जितने भी अणु अलग अलग चाल से चल रहे हैं, तो अगर एक नियत चाल की बात करें, एक परास देखें कि भाई c चाल और c प्लस dc चाल के मध्य कितने अणुओं की संख्या होगी, तो वो अणुओं की संख्या हो जाएगी। तो देखिए c और c प्लस dc की बात करें तो हम एक इमेजिन करते हैं, हमारे पास c चाल का एक वेग समष्टि के अंदर एक गोला कंसीडर करते हैं और एक c प्लस dc त्रिज्या का गोला कंसीडर करते हैं। तो इनके मध्य जो अणुओं की संख्या होगी वो क्षेत्रफल आयतन आ गया हमारा 4πc²dc, क्योंकि जो वेग समष्टि में शेल बना, जो गोलीय शेल बना, उसका आयतन हो जाएगा 4πc²dc और इसको रो से गुणा करेंगे तो हमारे पास अणुओं की संख्या आ जाएगी dnc। तो हमारे पास जैसे हम रो का मान रखेंगे तो हमारे पास ये सूत्र हो जाएगा 4πn(a³e⁻⁻bc²c²dc। यहाँ पर a और b दो हमारे नियतांक है। इन नियतांक का मान हम इंटीग्रेशन से प्राप्त करते हैं। देखिए, पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है कि हम a और b का मान कैसे ज्ञात करें। फिर भी इस लेक्चर के जो मेरे PDF नोट्स होंगे उनके अंदर में a और b जो कि हम स्पेशल फंक्शंस, बीटा फंक्शन से ड्राइव करते हैं, उनके द्वारा इनके मान ज्ञात करने को मैं शॉर्ट में बताऊंगा। लेकिन ये क्लियर कर देता हूँ कि एग्जामिनेशन पर्पज से कहीं पे भी इनके मान ड्राइव करना हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये तक a का मान आता है √b/π। अब देखिए a में b इंक्लूडेड है और b का मान आता है m/2π/kT। m अणु का द्रव्यमान, दो एक नियतांक नंबर है, k बोल्ट्जमैन नियतांक और T टेम्परेचर। मीन्स ताप इसमें एक महत्वपूर्ण पद हो गया। तो इस तरह से अगर a और b का मान रखते हैं तो dnc अर्थात c तथा c प्लस dc वेग परास में अणुओं की संख्या होगी 4πn(m²/2 ये हमारा मैक्सवेल का अणु बंटन नियम कहलाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये मैक्सवेल का नियम बताता है कि हमारे पास जो अणु है उनका वेग का किस तरह से डिवीजन है। हम थ्योरेटिकल कहते थे कि 0 से अनंत तक होगा। अभी मैं आपको इसको ग्राफ से बताऊंगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स वे में ताप पर निर्भर कर रहा है। जितना ताप है उसके अनुसार वेग और ताप, यहाँ पे देखिए दो ही बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो C और एक T, यानी अणु का जो वेग है जिसके आसपास हम परास की बात कर रहे हैं और ताप, ये महत्वपूर्ण है। तो ये कॉम्प्लेक्स
फंक्शन है और इसकी डिपेंडेंसी बताएगी कि थ्योरेटिकली हम कहते हैं 0 से अनंत तक अणुओं का वेग होता है, लेकिन वास्तविकता में जितनी भी गैसेज हैं उस दिए गए ताप पर ज्यादातर अणु एक ताप परास में होते हैं। थ्योरेटिकली 0 भी होगा, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट होगा, बट प्रैक्टिकली एक ही परास में होगा, जो कि हम मैक्सवेल के वेग बंटन नियम से ज्ञात करते हैं। तो ये सूत्र हमारा मैक्सवेल का बंटन नियम कहलाता है। एग्जामिनेशन पर्पज से हमारे पास यहाँ की प्रोपोर्शनलिटी पूछी जा सकती है कि इसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या है, इत्यादि इत्यादि। अब अगर हम यहीं पे देखें तो C वेग और C प्लस DC के मध्य अणुओं की वेग प्रायिकता की बात करें तो वेग प्रायिकता हो जाएगी FC/DC dNc/n। तो आप देखिए ये हमारे पास वेग प्रायिकता है। अब अभी हमने जो एक महत्वपूर्ण बात करी है, जो रो का मान ज्ञात करा था, वो रो हमारा मैक्सवेल का वेग बंटन नियम कहलाता है। यानी जो घनत्व है वो हमारा अपने आप में मैक्सवेल के घनत्व की बात करता है। और यहाँ हम देखते हैं जैसे जैसे C का मान बढ़ता है, रो का मान घटता है। ये स्पष्ट बताता है जब हमारे पास अणुओं का घनत्व घट रहा है, यानी उस वेग परास में अणुओं की संख्या भी कम होगी। नाउ अब इसको एनालाइज करते हैं। अभी हमने मैक्सवेल वेग बंटन नियम का जो एक्सप्रेशन देखा था कि हमारे पास C और C प्लस DC वेग परास में जो अणुओं की संख्या वो इस एक्सप्रेशन से दी जाती है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन से एक ग्राफ ड्रॉ करूं dNc/dC और C के मध्य, अर्थात वेग और एकांक वेग में अणुओं की संख्या, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वेग आरेख इस तरह का है। ये आरेख इस बात को बता रहा है कि न तो शून्य वेग की तरफ कोई अणु है, न ही अनंत अणुओं की तरफ कोई अनंत वेग की तरफ अणु है। यहाँ पर ज्यादातर अणुओं की अगर बात करें तो उनका वेग एक रेंज में है, एक विशेष वेग पर है। उस वेग के आसपास अधिकतम अणुओं की संख्या है। बहुत कम वेग वाले अणु भी बहुत कम है और बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या भी बहुत कम है। तो ये हमारे मैक्सवेल वेलोसिटी लॉ, या जिसे हम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ पर तो हमने केवल जस्ट एक दिए हुए ताप पर इसको ड्रॉ किया है। अगर मान लीजिए मैं ताप को बदलूं, मान लीजिए सेम ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ अलग अलग ताप के लिए, T1, T2 और T3 के लिए, तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से है। यहाँ पर आप देखिए एक पर्टिकुलर ताप पे अगर देखेंगे तो ग्राफ का शेप बिल्कुल फिक्स है। न्यूनतम वेग की तरफ अणुओं की संख्या नगण्य है, उच्च वेग की तरफ के अणुओं की संख्या नगण्य है, वो एक मध्य वेग के आसपास सर्वाधिक है। लेकिन अणुओं की संख्या देखें तो आप देखिए यहाँ 3 ताप की बात करें, T1, T2 और T3। आप देखिए जैसे ताप बढ़ा है, जहां पर सर्वाधिक अणुओं की संख्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज हुई। क्यों इंक्रीज हुई? कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी अणुओं का वेग बढ़ेगा, अर्थात अणुओं का वेग ताप पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अणुओं का वेग ताप पर निर्भर करता है, और इसीलिए 0 के पर हम ये मानते हैं कि गैस के अणु रेस्ट में आ जाते हैं, शून्य चाल पर आ जाते हैं। तो जैसे जैसे आपने ताप को बढ़ाया है वैसे वैसे अणुओं का वेग बढ़ता जाएगा, अणुओं का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। आप जितना आगे चलेंगे, यानी ताप बढ़ाया, T1 से T2 बढ़ाया, आप देखिए जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो यहां से यहां बढ़ी, यानी ओवरऑल अणुओं का वेग बढ़ा। ताप और बढ़ाया तो आप देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और बढ़ी, यानी अणुओं का वेग बढ़ा। किंतु अणुओं की संख्या घटी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पर अणुओं की संख्या घटी। तो ये ध्यान रखें कि ये जो क्षेत्रफल है वो कुल अणुओं की संख्या बताता है, और अगर कोई एक विलगित निकाय है तो उसके अंदर कुल अणुओं की संख्या निश्चित है। तो अगर यहाँ पर वेग ज्यादा है तो इसकी चौड़ाई कम है। मैथमेटिक्स के एस्पेक्ट से इस ग्राफ की बात करें तो इसकी ऊंचाई ज्यादा है तो चौड़ाई कम होगी। अब जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो नेचुरली चौड़ाई बढ़ी तो ऊंचाई घटेगी। तो ये इस बात को बताता है, इस मैथ्स को अगर फिजिक्स के इंटरप्रिटेशन में बात करें, कि जैसे ही ताप बढ़ेगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी।
यानी अणुओं की औसत वेग, आरएमएस वेग या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अणुओं की संख्या तो नियत रहनी है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग अणुओं की संख्या घटेगी, जिससे कि चाहे ये वाला कर्व हो, चाहे सेकंड नंबर हो, चाहे थर्ड हो, इन तीनों ही कर्व के अंदर जो क्षेत्रफल है वो नियत रहेगा, क्योंकि अणुओं की संख्या समान है। तो हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर हम उसका ताप बढ़ाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल्स हैं या जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या घटेगी, और ओवरऑल जो इसका क्षेत्रफल है वो नियत रहेगा, कुल अणुओं की संख्या समान रहेगी। यहाँ भी हम बार बार जिनकी बात करते हैं वो कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं कि औसत चाल क्या होती है, वर्गमूल चाल क्या होती है और अधिकतम संभाव्य चाल क्या होती है। देखिए, हमारे गैस के जितने अणु हैं वो रैंडमली यादृच्छिक गति करते हैं, तो इन सभी के चाल को जोड़ दें या इनकी चाल को जोड़ के उसका औसत निकालें तो वो औसत चाल आती है। तो औसत की परिभाषा से सभी की चाल ऐड करके उस पर कुल अणुओं की संख्या से भाग देते हैं, तो हमारे पास मान आता है 1 kT/m²। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि औसत चाल ताप पर ही निर्भर कर रही है। यहाँ पर मैं पुनः आपको बताऊंगा कि इस का डेरिवेशन का जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो हमें आवश्यक नहीं कि याद रखें, फिर भी नोट्स के अंदर शॉर्ट में इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको दूंगा। इसी तरह से दूसरा वेग आता है वर्ग माध्य मूल चाल। आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड मीन्स स्पीड से हम जब वेलोसिटी पे रहते हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकती है। इस कारण औसत वेग शून्य होता है, तो हमने औसत चाल की बात कर ली। लेकिन वेग के रिजेम्बलेंस की बात करें, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको ध्यान होगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट को इक्विवेलेंट लाने के लिए जब डीसी में बात करते हैं तो हम वहाँ आरएमएस करंट लेते हैं, आरएमएस वोल्टेज लेते हैं। उसी तरह से गैसों की प्रभावी चाल ज्ञात करने के लिए हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर चाल लेते हैं, वर्ग माध्य मूल चाल। इसके अनुसार चाल को हम स्क्वायर करते हैं, फिर उसका माध्य निकालते हैं और उसके बाद उसका रूट निकालते हैं। आप देखिए, पहले स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला और फिर हाफ किया। तो गैसों की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो आती है 3 kT/m²। ये क्लास 11th के एक्सप्रेशंस हैं। और एक आता है अधिकतम संभाव्य चाल, यानी वह चाल जहां पर सर्वाधिक अणु होंगे। आप देखिए, इस ग्राफ से साफ दिख रहा है, ये वाली चाल है जहां पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है और ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी वो स्पीड जहां पर सर्वाधिक अणुओं की संख्या होने की संभावना है, उसका मान जब हम ज्ञात करते हैं वो आता है 2 kT/m²। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये तीनों एक्सप्रेशन हमें याद रखना है। हम देख सकते हैं तो दिए हुए जो निकाय है उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से हमारा एवरेज स्पीड ज्यादा होती है और एवरेज से ज्यादा रूट मीन स्क्वायर होती है। तो इस तरह से ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ कंप्लीट होता है। हमने पिछले और आज की क्लास में मिलाकर मैक्सवेल के जो वेग वितरण नियम है उसको डिस्कस किया कि मैक्सवेल का वेग वितरण नियम क्या होता है, और उसके आधार पर एक डेरिवेशन निकाला है। और उससे हमने देखा कि जो हमारा आणविक वितरण है वो किस तरह से होगा। आणविक वितरण का ग्राफ आ रहा है जिसका क्षेत्रफल अणुओं की संख्या को बताता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को बताता है जो ताप पर निर्भर है। ताप बढ़ने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ती है, लेकिन उससे संगत अणुओं की संख्या घटती है। फिर हमने 3 जो बेसिकली क्लास 11 में पढ़े हुए टॉपिक्स थे उनको वापस निकाला कि औसत चाल क्या है, वर्ग माध्य मूल चाल क्या है और अधिकतम संभाव्य चाल क्या है। इससे आगे के टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।